friends, I am Ashutosh Kumar. In this video, I am going to teach you the topic energy and power resources. So let's start this video. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है, किस सोर्सेज से मिलती है, मतलब कहाँ से हमें उसे प्राप्त होता है, हम कितने टाइप के होते हैं और उसके एग्जाम्पल वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे. तो एनर्जी से हम क्या समझते हैं? जब हम कोई काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. एनर्जी एक तरह का एबिलिटी का काम करता है, जो कि अगर मतलब कि मेरे पास है तो मैं ये काम कर सकता हूँ, कि मेरे पास इतनी क्षमता है. एनर्जी एक तरह का क्षमता है जो कि किसी भी काम को करने के लिए वो मदद करता है. तो हम जो भी काम करते हैं एनर्जी से करते हैं. अब मशीनरीज भी एनर्जी से ही काम करती हैं. वो तो ऐसा नहीं कि वो खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें भी या केरोसिन चाहिए, पेट्रोल चाहिए, बहुत अलग अलग तरीके की एनर्जी चाहिए उन्हें. तो इस वीडियो में हम वही एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. तो एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज का मतलब क्या है? यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब वो कि वो ऐसी चीज है जो कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग उसके पास है, मतलब कि वो उसे दे सकती है, तो उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज. तो एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज का यहाँ पे मतलब है कि उसके पास एनर्जी है, मतलब कि वो एनर्जी दे सकती है, वो पावर दे सकती है, तो उसे हम बोलेंगे एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज. तो एनर्जी या पावर रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल. पहला होगा यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो पहले हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि ये क्या क्या होती है. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसका मतलब ये कि धरती में एक फिक्स्ड अमाउंट में है. ये अगर एक बार खत्म हो गए तो वापस यूज हम ये इसे बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल का मतलब हम इसे रिन्यूएबल का मतलब कि ये रीयूज किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि इसे रीयूज नहीं किया जा सकता, इसे वापस लाया नहीं जा सकता. तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, चलिए अभी वो हम देख लेते हैं. पहला है यहाँ पे इट इज कन्वेंशनल. कन्वेंशनल का मतलब हिंदी इसका होता है पारंपरिक. तो यहाँ पे इसका कहने का ये सेंस है कि ये बहुत सालों से ये चलती आ रही है, ये बहुत पहले इन्वेंट हुआ होगा, तो ये बहुत सालों से ये चलती आ रही है. जितने भी हमारे दादा परदादा जो भी पूर्वज हैं वो इसे यूज करते आ रहे हैं. किसे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से आते हैं. दूसरा हो जाएगा हमारा इट वॉज डेवलप्ड, it is in use since the ancient period. तो ये जो है बहुत सालों से चलती आ रही है, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत सालों से चलती आ रही है, और ये बहुत ज्यादा पुराने समय में इनका खोज हुआ होगा, या तो कोई भी हमारे पूर्वजों ने उन्हें देखा हो कि ये क्या है, ये फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं या कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये बहुत सालों से ये चलती आ रही है. हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है इट लीड्स टू पोल्यूशन. पोल्यूशन का मतलब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी भी वेस्ट मटेरियल्स को हम कहीं पे रिलीज करते हैं उसे हम बोलते हैं पोल्यूशन. तो ये पोल्यूशन को मतलब ये पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं. पोल्यूशन ये करते हैं इन्वायरमेंट में, मतलब कि जिनमें वातावरण है उसे प्रदूषित करते हैं. कौन? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्यों? क्योंकि ये धुआं छोड़ते हैं. सबसे पहले यहाँ पे ये धुआं छोड़ते हैं, और जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, बहुत अलग अलग तरीके की जितने विषैले पदार्थ है वो रहते हैं. हमारा और एक कैरेक्टरिस्टिक है it can't be renewed. का मतलब रिन्यूएबल का मतलब मैंने बताया कि इसे हम रीयूज कर सकते हैं. तो इट कांट बी रिन्यूड मतलब कि इसे यूज में वापस नहीं लाया जा सकता, किसी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को. हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक है इसका, इट्स नॉट कैरेक्टरिस्टिक, ये एग्जाम्पल में है. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसा कि आप समझ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल, सबसे मुख्य एग्जाम्पल इसका होगा कोल.
सबसे मुख्य एग्जाम्पल होता है कोल। उसके बाद है हमारा पेट्रोल, पेट्रोलियम से हम उसे लेते हैं तो वो सोर्स हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोल जो है हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं, या डीजल, केरोसिन, इस टाइप के तेल हम पेट्रोलियम से ऑब्टेन करते हैं। ये हमारा हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कि हमने नॉन रिन्यूएबल में पढ़ा कि इसे हम रीयूज नहीं कर सकते, वापस यूज में नहीं ला सकते। ठीक उसका उल्टा रिन्यूएबल मतलब कि हम इसे वापस यूज कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहला हो जाएगा इट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल का मतलब हमने क्या पढ़ा, पारंपरिक, मतलब कि बहुत पहले से ही यूज में ला रहे हैं। और ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये हाल ही में इन्वेंट हुए हैं, वही हाल ही से, ये कुछ ही टाइम पहले इन्वेंट हुए होंगे और उसी टाइम से थोड़ा बहुत ये चलते आ रहे हैं। तो इससे हमें ये एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये ऑब्टेन हुआ कि इट हैड बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, मतलब कि ये हाल ही में डिस्कवर हुए हैं, मतलब कि हाल ही में इसे डिस्कवर किया गया, हाल ही में इसे खोजा गया है। किसे? रिन्यूएबल एनर्जी को। उसके बाद हो जाएगा हमारा इट इज पॉल्यूशन फ्री। हमने नॉन रिन्यूएबल में पढ़ा था कि भैया कि वो देते हैं हमें धुआं बहुत ज्यादा वो छोड़ते हैं, जिसमें बहुत से अलग तरीके के विषैले पदार्थ होते हैं। तो इसका ये बहुत ज्यादा कम पोल्यूशन करते हैं, ना के बराबर या तो नहीं करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट कैन बी रिन्यूड, मतलब कि इसे वापस यूज में लाया जा सकता है, हम इसे वापस यूज कर सकते हैं। ये एक बार खत्म हुए तो वापस ये खत्म वैसे तो होंगे नहीं, ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं, मतलब बार बार हम इसे यूज कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे, ये हमारे पास पर्याप्त अमाउंट में हमेशा रहेंगे। हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सबसे पहले एग्जाम्पल होगा यहाँ पे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब कि जो एनर्जी जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी होंगे, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। हमारा दूसरा एग्जांपल है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी उसे कहते हैं जो कि हवा के द्वारा हमें हवा से हम ऑब्टेन करते हैं। मतलब कि जैसे कि विंड बहुत जगह हवा चलती है, जैसे कि रेगिस्तान वाला इलाका हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चलती है और वहाँ पे एक तरीके पंखा जिसमें 3 पंखे लगे रहते हैं वो घूमता है वहाँ पे, मतलब कि एक बहुत बड़ा रहता है आकृति इस टाइप का, जहाँ पे हवा जब चलती है तो वो घूमता है और उसके अंदर एक जनरेटर लगा होता है। उसमें वहाँ पे टरबाइन जो है रोटेट करता है और जनरेटर भी मूव करता है, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। ज़्यादातर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही मिलता है। ये और भी बहुत अलग अलग तरीके में काम आता है। जो मैंने बताया कि जो पंखा है जो वो घूमता है उसे हम पूरे को बोलते हैं विंड मिल। तो ये जो विंड मिल है मैंने बताया कि एनर्जी को ऑब्टेन करने में काम आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बहुत सारे और भी अलग अलग टाइप में काम आता है, जैसे कि ये कुआं है तो उससे पानी निकालने में भी ये विंड मिल काम आता है। तो इस टाइप की एनर्जी को हम बोलेंगे विंड एनर्जी। हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए अब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। सबसे मेन एग्जांपल होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कोल। सबसे मुख्य एग्जांपल होता है कोल, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स प्रेजेंट है वो होता है कोल। सबसे ज्यादा ये दुनिया में प्रेजेंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो कोल एक काला पदार्थ होता है जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, जो कि आपने गांव में ज्यादातर देखा होगा, या तो भुट्टा पकाते हुए या तो बहुत सारे ये डिश को बनाने में भी ये यूज होता है कोल। कोल हम मेन पर्पस इसका ये होता है कि हम इससे मेनली पावर सप्लाई करते हैं बहुत सारे अलग अलग जगहों पे, या एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें मेन जो एनर्जी हम लोग जो घर में यूज करते हैं वो ज्यादातर कोल से आता है। कोल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इससे प्रोड्यूस करता है कि सबसे पहले होता है यहाँ पे, मैं बताता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कोल है, ये भी हीटेड है। यहाँ पे रहेगा एक कंटेनर है बड़ा सा, ही इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े रहते हैं, जहाँ पे वाटर फील्ड है। ये हो जाएगा कोल वाटर। इससे जब ये कोल हीट होता है तो ये वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर। और यहाँ पे एक कुछ भी एक ऐसा मशीन, एक टरबाइन रहता है जो कि यहाँ पे रोटेट करता है, और जनरेटर जब ये रोटेट करता है तो जनरेटर ऑन होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में या प्रोड्यूस करने में हमें कोल की मदद से हेल्प होता है। और ये जो एनर्जी है ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यही ज़्यादा एनर्जी घरों में, इंडस्ट्रीज में, या तो मूवी थिएटर, जो भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के जहाँ पे स्क्रीन वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे ये जो एनर्जी हमने लिया उसे हम प्रोड्यूस करते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि कोल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है। मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि किस तरह से होता है। अब हम अपने मेन पॉइंट कोल पे आते हैं। कोल जो है मेनली 4 तरीके का होता है। पहले आप इसका ये नोट कर ले कि इट इज रिसोर्स दैट is present in the earth with highest amount। ये इसका मेन पॉइंट है कि ये ऐसा रिसोर्स होता है जो कि अर्थ में सबसे ज्यादा अमाउंट में ये कोल प्रेजेंट होता है। कोल के 4 तरीके होते हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 टाइप्स। पहला होता है पिट। ये हम इसे पिट प्रोनाउंस करते हैं। इसका अगर हम देख रहे हैं स्पेलिंग के हिसाब से इसे पीट प्रोनाउंस करना चाहिए, लेकिन हम इसे बोलते हैं पिट। तो पिट जो होता है ये सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक होता है। कोल में जितने भी टाइप्स होते हैं इनमें ये सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक में आता है। क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम रहता है, इसलिए सबसे ज्यादा कम रहता है। चारों टाइप में से इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा कम रहता है, इसलिए ये हीटिंग कैपेसिटी इसका कम रहता है। इसलिए पिट जो है सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक में माना जाता है। सबसे ज्यादा जो इंडिया में जितने भी कोल है ज्यादातर ये पिट कोल ही प्रेजेंट रहते हैं इंडिया में। दूसरा हमारा दूसरा कोल है लिग्नाइट। ये जो लिग्नाइट है ये ब्राउन कलर का हल्का होता है, ये कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होता है, हल्का ब्राउन होता है और हल्का सॉफ्ट कोल होता है ये लिग्नाइट जो है ये सबसे ज्यादातर ये यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। ज्यादातर यही कोल लिग्नाइट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये प्रोड्यूस करता है। तो इसके ब्राउन कलर की वजह से इसे ब्राउन कोल भी कहते हैं, ब्राउन कोल। उसके बाद हमारा तीसरा टाइप है बिट्यूमिनस।
ये जो है बिटुमिनस कोल, ये ज़्यादातर कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ये जैसे कि जितने भी इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होगा, कमर्शियल पर्पसेस के लिए है। तो ये बिटुमिनस रॉक जो है ये यूज़ होता है, इसलिए हम इसे कमर्शियल कोल भी कहते हैं। कमर्शियल कोल, कमर्शियल कोल बिटुमिनस को कहता है। हमारा जो लास्ट टाइप है वो है एंथ्रासाइट। ये जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक होते हैं कोल में, सबसे ज्यादा अच्छा कोल ये इन चारों में से ये माना जाता है एंथ्रासाइट, क्योंकि ये इसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, सबसे ज्यादा कार्बन इसमें प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका हीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहता है, जलने की क्षमता बहुत ज्यादा रहती है। ये हार्ड रहता है, मतलब कि हार्ड बट ये ब्रिटल रहता है। ब्रिटल का मतलब कि अगर आप वो हार्ड रहेगा लेकिन आप उसे थोड़ा अप्लाई करो प्रेशर, वो टूट जाएगा, बहुत ज्यादा छोटे छोटे कणों में वो बिखर जाएगा। तो ये हार्ड रहता है, ब्रिटल रहता है, लस्टरस रहता है। लस्टरस मतलब शाइनी, मतलब वो चमकदार होता है, ये हल्का चमकदार होता है, और ये कम्प्लीटली ब्लैक होता है, ये एंथ्रासाइट। तो हमारा टाइप्स ऑफ कोल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बाद हम पेट्रोलियम को पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कोल कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ कहाँ से कोल हमें प्राप्त होता है, जैसे कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा इसका कंटेंट है, और कौन कौन इसे जितने भी वर्ल्ड में है इसे ये भेजते हैं। तो इसके मेजर प्रोड्यूसर हो जाएंगे चाइना, इंडिया, यूएसए, एशिया, यूरोप एंड साउथ अफ्रीका। ये जो कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स है जहाँ पे कोल का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अच्छी तरीके से है। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का, पेट्रोलियम। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम ये काला लिक्विड होता है, जो कि अर्थ के अंदर से, ये बहुत अंदर से बोरवेल या तो इस टाइप के मशीनों के द्वारा इसे निकाला जाता है पेट्रोलियम को, जो कि एक ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। और इससे हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के लिक्विड बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। किससे बनाते हैं हम? पेट्रोलियम से। ये जो पेट्रोलियम है ये ज्यादातर यूज होता है हीटिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए, मतलब लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए और हीट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन यूज होता है? पेट्रोलियम। ये इंडस्ट्रीज में जाता है, ये बहुत जगह रॉ मटेरियल की तरह भी काम करता है। ये पेट्रोलियम रॉ मटेरियल मैंने बताया था कि जिससे इंडस्ट्रीज को रन करती हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज उसे कन्वर्ट करती हैं रॉ मटेरियल। तो ये पेट्रोलियम जो इसे कन्वर्ट, मतलब कि मैंने बताया कि पेट्रोलियम को किस चीज़ के लिए यूज होता है, ये पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। तो जो इंडस्ट्रीज है पेट्रोलियम को पेट्रोल में करती होंगी, डीजल में करती होंगी। तो यही पेट्रोलियम जो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, और ये इंडस्ट्रीज में ग्रीसिंग की तरह काम करता है। जैसे मशीन चलते चलते बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, इसलिए उसे ग्रीस करना, उसमें एक तरह का ये ऑयल की तरह काम करता है, ताकि मशीन स्मूथली वर्क कर पाए, स्मूथली मूव कर पाए। और पेट्रोलियम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ब्लैक लिक्विड यूज टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ये पेट्रोलियम इसके लिए यूज होता है। सो पेट्रोलियम अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पेट्रोलियम से हम क्या, पेट्रोल सुनते हैं दिमाग में हमें ज्यादातर कौन से कंट्रीज, जो रेगिस्तान से भरे हुए हैं, बहुत गर्म है वहाँ पे, अमीर अमीर शेख है वहाँ पे। तो कौन कौन से वो कंट्री हो जाएंगे? तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि कुवैत हो सकता है, ये कुवैत में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। ईरान हो सकता है, इराक हो सकता है, हम रशिया को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, और हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं यूएसए को। एक और कंट्री का नाम मैं आपसे पूछता हूँ कि इस टाइप की कंट्रीज, जैसे कि जहाँ पे रेगिस्तान है, जो कि पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन सी हो सकती है? मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ।
यू हैव 5 सेकेंड्स। ये हो सकता है सऊदी अरेबिया। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम। हमने पेट्रोलियम को पढ़ लिया है, जो कि और हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। सो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स को। एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे पहला एग्जांपल हम यहाँ पे होगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, जो कि सूर्य से जो एनर्जी हम ऑब्टेन करते हैं उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ये ज़्यादातर हीटिंग में यूज़ होता है, मतलब किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए, और लाइटनिंग में, मतलब कि ये लाइट को प्रोड्यूस करने में ये सोलर एनर्जी हेल्प करता है। सोलर एनर्जी हम कैसे ट्रैप करते हैं? सबसे पहले सोलर एनर्जी जो है ये सूर्य से निकलता है, तो सूर्य से रेडिएशन निकलते हैं, विकिरण निकलते हैं, और एक पैनल आता है सोलर पैनल, जो कि हम यूज भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। जहाँ पे आप देखे होंगे इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे रहते हैं। तो उन सोलर पैनल्स में क्या होता है, छोटे छोटे सोलर सेल होते हैं, जिसे हम फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। सोलर सेल, इसे हम फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। सेल, आप इसे नोट कर लें, सोलर सेल को हम फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं। तो जो फोटोवोल्टाइक सेल है, वो जो विकिरण निकलते हैं, जो रेडिएशन निकलते हैं, उसे वो ट्रैप कर लेते हैं, और उसी के बाद हम उसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। ये जो सोलर एनर्जी है ये ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में होता है। हम लिख देंगे प्रोड्यूस्ड इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन हम उस रीजन को कहते हैं जहाँ पे ज्यादातर बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है, और सनशाइन भी बहुत अच्छे से होता है, जहाँ पे सूर्य हमेशा अच्छे से निकलता है और बारिश भी उतना ही बहुत ज्यादा होती है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। अब इससे सिंपल सा इससे अर्थ ये निकलता है, क्यों ये सबसे ज्यादातर ये ट्रॉपिकल रीजन में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सनशाइन जब एविडेंस है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में सनशाइन, तो ज्यादा से ज्यादा फोटोवोल्टाइक सेल या सोलर सेल उसे टैप करेंगे, उसके विकिरण, और ज्यादा से ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगा, सोलर एनर्जी हमें मिलेगा। देख कहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं कंट्रीज में, ये भी देख लेते हैं। चाइना, इंडिया, इटली, जर्मनी, यूएसए, ये ज्यादातर ये कंट्रीज जो है ये सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को ये प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विंड एनर्जी को। तो विंड एनर्जी को पहले आप सोलर एनर्जी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा दूसरा एग्जांपल हो जाएगा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, इसके नाम से पता चलता है कि ये विंड से, हवा से ये प्रोड्यूस होता है ये एनर्जी। ये कैसे प्रोड्यूस होगा? जब हवा बहुत तेज चलेगी, तो जो भी मैंने बताया था कि जो विंड का जो पहले पंखा है वो गोल गोल घूमेगा, जब गोल गोल वो घूमेगा तो टरबाइन भी साथ में गोल गोल घूमेगा, दोनों घूमर करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो जनरेटर भी चालू हो जाएगा। जब दोनों घूमर करेंगे, जनरेटर अपना डमरू बजाएगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा विंड एनर्जी से। तो इसी तरह से ये विंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है कैसे? इसका ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है कोस्टल एरियाज में, कोस्टल और ड्राई रीजन्स में। एंड ड्राई एरियाज में ये क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, ड्राई हवाएं वहाँ पे चलती हैं, जैसे कि हम लू भी कहते हैं ड्राई रीजन में। और कोस्टल एरियाज में इसका ये रीज़न है क्योंकि वहाँ पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज बहुत ज़्यादा होती है। लैंड ब्रीज उसे हम कहते हैं जब लैंड का हवा सी के तरफ चला जाता है, सी का जो हवा या समुद्र का हवा वो लैंड के पास आ जाता है। और सी ब्रीज हम उसे कहते हैं जो समुद्र के ऊपर जो हवा है वो लैंड पे वो इसका रिवर्स हो जाता है। बस डे और नाइट का डिफरेंस रहता है कि कोई डे में होता है और कोई नाइट में होता है। तो कोस्टल और ड्राई एरियाज में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। इसके मेन कंट्रीज हैं नीदरलैंड्स,
ये कहाँ का मैंने प्रोड्यूस था? नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, यूके और यूएसए। ये मेन कंट्रीज है जहाँ पे ये विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर, हाइड्रो का मतलब वाटर, तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो वाटर है इससे ये एनर्जी जो है वाटर से निकलेगा। तो इसमें भी वही लफड़ा है, बस वाटर जब नीचे आएगा तब वो भी टरबाइन घूमेगा, वो भी घूमर करके एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। बस भैया देख लो कि टरबाइन ही बस घूमना चाहिए, वही जब घूमेगा जनरेटर चलाएगा, जनरेटर से एनर्जी प्रोड्यूस होगा। मेन लफड़ा सिर्फ टरबाइन ही का है, वो सब जगह वो घुस जाता है और वो गोल गोल घूमर डांस करता है। तो ये हाइड्रो पावर में भी ये अप्लाई होता है, ये टरबाइन जो है घूमता है। ज्यादातर डैम्स में ये होता है, क्योंकि आपने देखा होगा डैम बड़े बड़े डैम्स होते हैं, तो सिर्फ डैम्स वो उसके फ्लो को कंट्रोल नहीं करते, स्पीड को कंट्रोल नहीं करते, वो एक तरह के इरिगेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ऊपर से ये मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज्यादा एक काम करते हैं जितने भी डैम्स रहते हैं। तो इसका मैं अभी एक आपको चार्ट बना के दूंगा जहाँ पे बहुत सारे डैम्स के नाम लिखे रहेंगे और वो कौन से नदी कौन से रिवर पे हैं उसे हम लिखेंगे। तो इसके एग्जांपल मैं उससे पहले लिख देता हूँ कहाँ पे ये पाए जाते हैं। मैं ये लिख देता हूँ, यूके, यूरोप, कनाडा, यूएसए, चाइना, इंडिया। इसके कंट्रीज का मैंने नाम लिख दिया कि यहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अब मैंने अब हम देख लेते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि डैम्स हैं और कौन कौन से रिवर पे ये बने हुए हैं। फर्स्ट इज भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो कि रिवर सतलज पे बना हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश में ये सिचुएटेड है। दूसरा है तेहरी डैम प्रोजेक्ट जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर है और उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है। एज वी ऑल नो तेहरी डैम जो है इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डैम है, सबसे ज़्यादा ऊंचा डैम है विद अ हाइट ऑफ 260.5 मीटर्स। उसके बाद हमारा दूसरा है दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो कि दामोदर रिवर पे है, झारखंड में ये सिचुएटेड है। फिर है हमारा नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो कि रिवर नर्मदा पे है और गुजरात में ये सिचुएटेड है। हीराकुद डैम जो कि हम जानते हैं, हीराकुद डैम जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डैम है विथ डिस्टेंस ऑफ 25.69 किलोमीटर्स। तो ये उड़ीसा में सिचुएटेड है और ये महानदी के ऊपर बना, रिवर महानदी के ऊपर बना हुआ है। हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है कृष्णा राज सागर प्रोजेक्ट जो कि रिवर कावेरी के ऊपर बना हुआ है, कर्नाटका में ये सिचुएटेड है। सो दिस चार्ट इज इम्पोर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। तो चलिए अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इससे हम क्या समझते हैं? एनर्जी को कंजर्व किया जा रहा है, उसे बचाया जा रहा है। जैसे कि एनर्जी हमने एक ये स्टेटमेंट पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ये सही है, लेकिन अगर एनर्जी को अभी हम ऐसे इतना टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि हर एक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सके अपने यूज़ के लिए, ताकि वो अपने सुटेबल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सके। ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हर एक एनर्जी को हम कुछ एनर्जी को हम कर सकते हैं लेकिन कुछ एनर्जी को नहीं कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों इम्पोर्टेंट है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम ये सबसे पहले तो रिसोर्सेज को बचा के रखते हैं। दूसरा ये बहुत ज़्यादा जितना भी कॉस्ट आते हैं कंट्री को किसी भी चीज़ को, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स चलते हैं उसके फिर रिफाइनिंग में, उसके क्लीनिंग वगैरह में जो कॉस्ट आते हैं वो जब हम कंजर्व करते हैं एनर्जी को तब वो बहुत कम आते हैं। तो इसके कुछ वेज हैं। तो पहला है यूजिंग द 3 R's मेथड विच इज रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस। मतलब रीयूज वापस यूज करना कोई भी चीज़ को, रिसाइकल
मतलब कि रिसाइकलिंग के लिए उसे देना ताकि उससे नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। और रिड्यूस मतलब कि वेस्ट को रिड्यूस करना। हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम फेंक देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन हम उसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसे वेजिटेबल ऑयल के लिए रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं इसी टाइप के एग्जाम्पल्स के। दूसरा हमारा है अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज के वेस्टेज को हमें कम करना है। जैसे कोल है तो हम इसे बहुत ज़्यादा ही यूज़ नहीं करना है, उसके अलावा हम और भी टाइप के एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करें। पेट्रोलियम को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तब इंसान का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बनने में। फिर यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मतलब रिन्यू किए जा सकते हैं, वहाँ पर रीयूज़ किए जा सकते हैं। तो इस टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि बार बार हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार उपयोग में ला सकें। लास्ट है हमारा यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब जैसे मुझे जाना है जू, मैं अपना गाड़ी निकाला फॉर्च्यूनर, वो अपना गाड़ी निकालता है इनोवा, वो अपना गाड़ी निकाला स्विफ्ट। अब तीनों एक ही से हम लोग जा रहे हैं, तीनों अलग अलग कार से जा रहे हैं। अब तीनों कार में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा, वो अपना अपना पोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। इससे अच्छा है कि हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा वहाँ पे चले जाएं। तो इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। इससे पेट्रोलियम में जितने पेट्रोल या फ्यूल्स है उसके जो यूजेज होती है वो कम होती है। सो हमारा लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। सो बाय बाय, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।